मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 15 सीटों पर नवरात्र तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने का प्लान बना लिया है। नवरात्र आते ही वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव की 50 सीटें जीतने का लक्ष्य बना लिया है। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यालय की बैठक में सपा ने बाकायदा इसकी घोषणा भी की है। सपा को 2004 में यूपी की सबसे ज्यादा 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी की सरकार थी। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। सपा इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है और पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर करने की उम्मीद में है। सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि 20 सीटों पर नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। इस 20 सीटों के लिए दो उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं उनमें कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सपा पिछले 3 चुनाव से लगातार हार रही थी। सपा इस बार लोकसभा सीट जीतने के लिए कुछ विधायकों को भी मैदान पर उतारने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से बताया कि शिवपाल यादव और आजम खान को लेकर पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। 2024 में शिवपाल चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा, ये फैसला शिवपाल को ही लेना होगा। वहीं आजम खान चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कानूनी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर और उनके आसपास की एक सीट पर आजम खान की सिफारिश को सपा तहजीह देगी। सपा ने यूपी की वीआईपी सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में उन सीटों को ध्यान रखा गया है जहां उनका दबदबा ठीक ठाक है। वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसी सीटों को रखा है जहां उनकी स्थिति स्थापना के बाद से ठीक हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इस बार 19 ऐसी सीटों का चयन किया है जहां स्थापना के बाद से ही पार्टी कभी नहीं जीत पाई है। इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, चौराहा और गोंडा, बस्ती, बनारस, सुल्तानपुर और लखनऊ प्रमुख रूप से शामिल है। सपा सूत्रों का कहना है कि दूसरे कैटेगरी में सीटों पर सपा दावा नहीं करेगी। सपा वाराणसी, कानपुर और नोएडा कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, जबकि बागपत, मथुरा, गाजियाबाद जयंत चौधरी के हिस्से में देने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। पहली लिस्ट में यहाँ घोषित होंगे उम्मीदवार। लखनऊ में 1991 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वर्तमान में यहाँ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर रह रही है। पार्टी उम्मीदवार पूनम सिन्हा को करीब 2,85,000 वोट मिले थे। 2022 में लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा ने जीत हासिल की थी। वहीं लखनऊ में सपा इस बार स्थानीय और मजबूत उम्मीदवार को तहजीह देगी। हाल ही में मेयर चुनाव में सपा के प्रत्याशी को लेकर पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी अभी इस सीट से सांसद है। समाजवादी पार्टी यहां आखिरी बार 2009 में चुनाव जीती थी। वहीं प्रयागराज सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में जोशी ने सपा राजेंद्र पटेल को 1,84,000 वोट से हराया था। 2022 में चुनाव में प्रयागराज की 5 में से 1 सीट पर सपा जीतने में सफल हुई थी। वहीं 3 सीट बीजेपी और 1 सीट अपना दल के खाते में गया था। प्रयागराज सीट पर सपा से इस बार एक बॉलीवुड अभिनेता के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी यहां से टिकट के दावेदार हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मठ का गढ़ गोरखपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी नवरात्र तक उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इस सीट में वर्तमान में रवि किशन शुक्ला सांसद है। 2018 के उपचुनाव में यहां पर सपा को जीत मिली थी। 2019 में सपा के राम निषाद दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार भी यहां अखिलेश यादव निषाद कार्ड खेल सकते हैं। वहीं 2018 के उपचुनाव को छोड़ते तो गोरखपुर सीट से 1991 से बीजेपी को ही जीत मिल रही है।
अगर बात करें बलिया की, तो बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की परंपरागत बलिया सीट पर 2009 में आखिरी बार सपा को जीत मिली थी। वहीं 2024 से यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यहां से अभी भी सांसद हैं। बलिया में इस बार पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी सबसे बड़े दावेदार हैं। बरेली उत्तर प्रदेश की बरेली सीट भी बीजेपी का गढ़ है। 2009 को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के संतोष गंगवार यहां पर 1989 से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के प्रवीण अरुण ने उन्हें हराया था। 2019 में संतोष गंगवार ने सपा के भगवत शरण गंगवार को 1,97,000 वोट से हराया था। तो वहीं 2022 में सपा ने बरेली लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक पर जीत हासिल की थी। बरेली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा सपा नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। इटावा की अगर बात करें तो इटावा मुलायम सिंह का गृह जिला है। यहाँ पर 2009 में समाजवादी पार्टी को आखिरी बार जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी के रमाशंकर कथेरिया ने सपा के कमलेश कथेरिया को करीबन 65,000 वोटों से हराया था। शिवपाल यादव के साथ आने के बाद सपा अपने पुराने गढ़ को जीतने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि पहली सूची में इस बार इटावा सीट के उम्मीदवार का भी नाम शामिल हो सकता है। हालांकि एक चर्चा इटावा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने की भी है। इटावा सीट दलितों के लिए रिजर्व है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये मजबूत किला माना जा रहा है। वरुण गांधी यहाँ से अभी सांसद हैं, जो लगातार पार्टी हाईकमान पर ही हमलावर रहते हैं। 2019 में वरुण गांधी ने सपा के हेमराज वर्मा को 2,55,000 वोटों से हराया था। वहीं 2022 में सपा ने पीलीभीत लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा सीटों में से एक पर जीत हासिल की थी। पीलीभीत में मजबूत टक्कर देने के लिए यहां भी नवरात्र में उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। मोहनलालगंज 2009 तक मोहनलालगंज सीट पर सपा का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन 2024 में बीजेपी के कौशल किशोर ने यहां से जीत हासिल की थी। किशोर अभी भी मोदी सरकार के मंत्री हैं। 2019 में सपा ने ये सीट बीजेपी को दे दिया था। बीएसपी सिंबल पर चुनाव लड़े सीएल वर्मा अभी भी सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन सीट पर भी नवरात्र तक उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। सीएल वर्मा को रेस में आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। कौसाम्बी की बात करें तो 2014 से कौसाम्बी सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। पार्टी के विजय सोनकर लगातार 2 बार सांसद हैं। 2019 में सोनकर ने सपा के इंद्रजीत सरोज को 38,000 वोट से हराया था। यहाँ पर जनसत्ता दल भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। कौसाम्बी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 3 पर सपा और 2 पर जनसत्ता दल का कब्जा रहा है। कौसाम्बी से इस बार इंद्रजीत सरोज के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सरोज वर्तमान में कौसाम्बी के मजगांव से विधायक है। वहीं फैजाबाद की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को इस सीट पर आखिरी बार 1998 में जीत मिली थी। 2014 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। फैजाबाद सीट के अंदर ही अयोध्या है। 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह ने सपा के आनंद सेन को 65,000 वोटों से हराया था। वहीं 2022 में बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा के अंदर आने वाले 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि कांग्रेस के निर्मल खत्री को करीबन 54,000 वोट मिले थे। यहाँ की पार्टी इस बार ब्राह्मण नेता को मैदान में उतार सकती है। चंदौली मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे अभी चंदौली से सांसद हैं। पिछले चुनाव में पांडे ने इस सीट पर सपा के संजय चौहान को 13,000 वोटों से हराया था। सपा इस बार यहाँ पहले उम्मीदवार उतारकर मजबूती का टक्कर देने के लिए तैयार। चंदौली सीट पर आखिरी बार सपा 2009 में जीती थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को चंदौली की एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। यहाँ उम्मीदवार लगभग तय है, बस नाम आना उनका बाकी है। फिरोजाबाद सीट पर सपा ने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। यहाँ पर औपचारिक नाम आने की बस देरी है। हाल ही में फिरोजाबाद सीट से शिवपाल यादव ने राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव के नाम का घोषणा किया है। 2019 में अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनाव हार गए थे। मैनपुरी सीट पर भी डिंपल यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय है। वहीं 2022 उपचुनाव में डिंपल ने यहां से जीत हासिल की थी। डिंपल को मैनपुरी में सपा ने मुलायम का उत्तराधिकारी बताया था। वहीं 2019 में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में जीत मिली थी। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। इसी तरह मुरादाबाद सीट से सिटिंग सांसद एसटी हसन का भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। 2019 में हसन ने
बीजेपी के उम्मीदवार को 57,000 वोट से हराया था। चुनाव या आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा भी काफी ज्यादा तेज है। अखिलेश यादव खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि सीट कौन सा होगा इसकी घोषणा अभी तक उन्होंने नहीं की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।